अरे यार, कल मेरी अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट थी, लेकिन मेरा लंदन जाना ही कैंसिल हो गया। लगता है इस साल मैं लंदन नहीं देख पाऊंगी। भगवान भी ना मेरे साथ ही हर बार गलत क्यों करता है। किसी वजह से राधिका का लंदन जाना कैंसिल हो गया, इसलिए उसने अहमदाबाद वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी। अगले ही दिन अहमदाबाद की फ्लाइट लंदन जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। सारे यात्री उसमें बैठ रहे थे। एक से एक बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता भी उसमें बैठे थे। बहुत सारे बच्चे भी उसमें मौजूद थे। बच्चे अपने माँ बाप को परेशान कर रहे थे और सेल्फी ले रहे थे। माँ थोड़ी सी स्माइल करो, पापा आप भी स्माइल करो। वाह कितनी अच्छी फोटो आई है, मैं अपने दोस्तों को व्हाट्सएप कर देता हूँ। बेटा आराम से बैठ जाओ, फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। ये हमारा घर नहीं है जो आते ही खेलने लगे। तभी फ्लाइट में बैठी एक औरत बोली, बच्चों को खेलने दीजिए भाई साहब, फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ होने वाली होगी पायलट हमें खुद बता देंगे। तभी अचानक उस फ्लाइट में पूर्व मुख्यमंत्री की एंट्री हुई। सारे लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। सर एक सेल्फी मुझे दे दीजिए सर, एक सेल्फी। सर वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? अंकल सबसे पहले एक सेल्फी मुझे दे दीजिए। आप लोग बैठ जाइए, बहुत लंबा सफर है, हम लोग सेल्फी लेते रहेंगे। और वैसे भी अब तो मैं मुख्यमंत्री रहा नहीं। खैर सारे लोग बैठ गए। तभी पायलट की आवाज आई, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बस कुछ ही मिनटों में हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। चलो चलो बच्चों जल्दी बैठ जाओ, मैं सीट बेल्ट बांध देता हूँ, हवाई जहाज उड़ने ही वाला है। थोड़ी देर में वो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई और हवा में उड़ने लगी। सारे यात्री बहुत खुश थे। पूर्व मुख्यमंत्री वाली सीट के ठीक आगे वाली सीट पर एक लड़की ममता बैठी हुई थी। उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया और कहा, माँ ये देखो मेरी ठीक पीछे वाली सीट पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं मुख्यमंत्री साहब को इतने पास से देख पा रही हूँ। अरे वाह बेटी, जब भी तुम्हारी उनसे बात हो उन्हें मेरी तरफ से नमस्ते बोल देना और ऑटोग्राफ भी ले लेना। ठीक है माँ, जैसे ही हमारी फ्लाइट लंदन में लैंड होगी मैं ऑटोग्राफ लेकर आपको भेज दूंगी और बोल दूंगी कि मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। अच्छा माँ अभी मैं रखती हूँ, यहाँ नेटवर्क जा रहा है। धीरे धीरे फ्लाइट 200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची। तभी उस फ्लाइट में सीट नंबर 11A पर एक लड़का विक्रम बहुत ही शांत बैठा हुआ था। तभी उसके बगल वाले आदमी ने कहा, क्या बात है भाई, पहली बार फ्लाइट में बैठे हो क्या? मुझे लगता है तुम्हें डर लग रहा है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मुझे बस हर सिचुएशन में शांत रहना पसंद है। मैं आप जैसा नहीं हूँ। इतना बोलकर उस लड़के ने अपनी आंख बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। तभी एक एयर होस्टेस मनोहर वाली सीट के पास आई और बच्चों को चॉकलेट देने लगी। हाँ हाँ दीदी, मैं सारी चॉकलेट ले लूं? बेटा ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। तभी पीछे वाली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बोल पड़े, अरे खाने दीजिए भाई साहब, यहाँ की चॉकलेट शुगर फ्री होती है, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी। बच्चों को किसी चीज के लिए मना नहीं करते। अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आपको ही हर बार मुख्यमंत्री बनना चाहिए था ताकि हमें हर बार चॉकलेट खाने को मिलती। बच्चों की बातें सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। तो इस तरह फ्लाइट के अंदर हंसी खुशी वाला माहौल था। बस जल्दी से एक बार लंदन आ जाए, मैं मरने से पहले एक बार लंदन देखना चाहता हूँ। तभी अचानक फ्लाइट डगमग डगमग करने लगी। सारे यात्री धीरे धीरे घबराने लगे। पापा ये क्या हो रहा है? देखिए आप लोग घबराइए मत, ऊपर हवा में इतनी ऊंचाई पर थोड़ा बहुत ऐसा होता रहता है, हमारे पायलट सब संभाल लेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों पायलट भी बुरी तरह घबरा चुके थे। इस फ्लाइट के दोनों इंजन अचानक कैसे खराब हो सकते हैं? हमारे हाथों में 300 लोगों की जानें हैं, हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा। अगर एक इंजन ठीक होता तो हम लोग फ्लाइट कहीं ना कहीं लैंड करा देते, लेकिन इस फ्लाइट के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे लगता है यात्रियों से हम ज्यादा देर तक ये बात छुपा नहीं सकते। अब फ्लाइट और भी ज्यादा डगमग डगमग करने लगी। फ्लाइट के दोनों इंजन से धुआं निकलने लगा था। अब पायलट के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने पब्लिक को सारी बात बता ही दी। यात्रियों हमें माफ कर देना, शायद ये हम सबका आखिरी सफर होगा। इस फ्लाइट के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। सारे लोग जोर जोर से रोने लगे। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर, हे भगवान इस बार बचा लो, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था। पापा क्या हम लोग सच में मरने वाले हैं? बच्चों ऐसी बातें मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ भी हो जाए तुम लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। एयर होस्टेस आप लोग कुछ कीजिए, पायलट को जाकर बोलिए हमें बचा ले।
देखिए आप लोग पैनिक ना हो, मैं जाकर पायलट से बात करती हूँ। आप सब लोग सीट बेल्ट बांध कर ही आराम से बैठे रहिए, हमारे पायलट कोशिश कर रहे हैं। हमारी फ्लाइट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है, अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। यार मैं अभी अभी पायलट बना था, मेरा पूरा परिवार खुश था। मैंने तो पायलट बनने की अपने दोस्तों को पार्टी तक नहीं दी थी। ये मेरी पहली उड़ान है। हे भगवान, ना जाने हम सबका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ सीट नंबर 11A पर विक्रम अभी भी पूरी तरह से शांत बैठा था। उसके बगल वाला आदमी घबराया हुआ था। भाई साहब, तुम अभी तक शांत बैठे हो? अरे हम सब मरने वाले हैं, तुम कौन सी दुनिया से आए हो? हाँ मुझे पता है कि हम सब मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम शांति से मरे। ऐसे चिल्ला चिल्ला कर मरने से क्या हो जाएगा? यार तू बड़ा अजीब आदमी है। धीरे धीरे इंजन से धुआं निकलकर फ्लाइट के अंदर की तरफ आने लगा। खिड़की से जलता हुआ इंजन यात्रियों को साफ साफ दिखाई दे रहा था। सभी का दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। सबको अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। ममता जो लंदन पहुंचते ही मंत्री जी का ऑटोग्राफ लेने वाली थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। अब मैं माँ को क्या बताऊं? क्या मैं उन्हें फोन करके बता दूं कि मैं अब कभी उनसे मिल ही नहीं पाऊंगी? लेकिन यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। माँ मुझे माफ कर देना, अब शायद मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। आग अंदर तक आ चुकी है। बहुत तेजी से डगमग डगमग होने लगी। आग और धुआं फ्लाइट के अंदर आने लगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद एयर होस्टेस अभी भी लोगों की मदद करने में लगी हुई थी। बच्चों डरो मत, कुछ नहीं होगा। अरे क्यों आप लोग हमारे बच्चों को फालतू का दिलासा दे रही हैं? फ्लाइट की हालत देख रही हैं आप? अब हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम सब मरने वाले हैं। बस आखिरी वक्त ऊपर वाले को याद करो, हो सकता है अगले जन्म में हम सब एक ही जगह पैदा हो। अब दोनों पायलट के हाथों से उस फ्लाइट का कंट्रोल पूरी तरह से छूट चुका था। फ्लाइट अभी अहमदाबाद से बाहर तक नहीं निकल पाई थी कि तभी अचानक वो फ्लाइट किसी बिल्डिंग के ऊपर जा गिरी और वहीं क्रैश हो गई। विक्रम जो अभी तक शांत बैठा था, उसके बगल वाली खिड़की जैसे ही टूटी, वो खिड़की से तुरंत बाहर कूद गया। उसने अपनी आंखों से उस फ्लाइट को जलते हुए देखा, जहां अभी तक सारे यात्री खुशी खुशी लंदन जा रहे थे। एक ही पल में अब एक एक करके सब जल रहे थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मुझे बचा लिया। लेकिन इन सब का क्या? काश मैं इन सभी लोगों को बचा पाता। विक्रम को भी काफी चोट आ चुकी थी। उसके चेहरे से, शरीर से, हर जगह से खून बह रहा था। वो अपनी आंखों के सामने उस फ्लाइट को दहकते हुए देख रहा था और देखते ही देखते वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। थोड़ी देर में वहां पर पूरी फोर्स आ गई। आग बुझाने की कोशिश की जाने लगी। मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट अहमदाबाद में ही बुरी तरह क्रैश हो गई। 200 से भी ज्यादा यात्री मारे गए। एक यात्री किसी तरह बाहर कूद गया था। अभी वो बेहोश है, जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। शायद उनके बचने की संभावना है। लगभग 1 घंटे तक आग बुझाने की कोशिश की गई, तब जाकर आग बुझी। लेकिन तब तक सारे यात्री पूरी तरह कंकाल बन चुके थे। एक पुलिस वाले ने जब बच्चों की डेड बॉडी को उठाया तो उसका मांस पिघल पिघल कर जमीन पर गिरता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सेना के अधिकारी ने जब ममता की लाश उठाई, तब उसकी खाल भी पिघल पिघल कर जमीन पर चूती जा रही थी। आधे से ज्यादा लोगों की तो डेड बॉडी ही पहचान में नहीं आ रही थी। भगवान, इतनी बुरी मौत किसी को ना दे। मौत ऊंच नीच नहीं देखती। आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें से मुख्यमंत्री जी की लाश कौन सी है, आम आदमी की लाश कौन सी है। किसी तरह सबकी लाशों को अस्पताल ले जाया गया और सबके घर वालों को खबर पहुंचा दी गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। ममता की माँ तो रो रो कर बेहोश हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बेटी कितनी खुश थी, मुझे वीडियो कॉल किया था। बोला था लंदन पहुंचते ही मुख्यमंत्री जी का ऑटोग्राफ ला कर दूंगी, पर अब मेरी बेटी कभी नहीं आएगी। संभालिए खुद को। थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री विक्रम से मिलने पहुंचे। कैसे हो विक्रम? कैसा महसूस हो रहा है अब? सर, प्लेन क्रैश से पहले का नजारा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बहुत ही खौफनाक नजारा था वो। अगले दिन राधिका ने जब उस प्लेन क्रैश की खबर देखी, तब कभी कभी भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छा हुआ उस दिन मेरा लंदन जाना कैंसिल हो गया था। अहमदाबाद हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। सोनम की शादी की तैयारियां चल रही थी। उसके माँ बाप बहुत खुश थे। माँ पिताजी, कल बारात आने वाली और भैया पता नहीं कहाँ गायब है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है।
अगर वो नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूंगी। वो तुम्हारा भाई है, आएगा क्यों नहीं। तभी उसके बंगले के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार से एक नौजवान लड़का बहुत बड़ा बैग लेकर निकला और सीधा घर के अंदर चला गया। गोविंद भाई आ गए। गोविंद भाई आ गए, जो मैंने कहा था वो लेकर आए हो ना। तू खुद खोल कर देख ले सोनम। सोनम ने बैग खोला तो उसमें ढेर सारे गहने थे। ये देखकर उसके माता पिता दंग रह गए। बेटा, इतने गहनों में तो कम से कम 3-4 लड़कियों की शादी हो जाती। पापा, इतने सारे गहने लाने के लिए मुझे सोनम नहीं कहा था। वैसे भी मेरी अकेली बहन है, जितना कर सकूं उतना ही कम है। खैर, सोनम सारे गहने लेकर अपने कमरे में चली गई और फिर अपना फोन उठाया। चलो, ये सब तो हो गया, अब इस घनचक्कर को फोन कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ सोनम का होने वाला पति राजा भी शादी की तैयारी कर रहा था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और बहन थी। भैया देखना, शादी के बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ बेटा, क्योंकि लड़की का खानदान बहुत संस्कारी है। उसका भाई तो लाखों में एक है। आप लोगों ने रिश्ता तय किया है तो अच्छा ही किया होगा माँ। अगले दिन ही राजा बारात लेकर गया। उसकी बहन ने खूब डांस किया। इधर राजा के घर वालों की तरफ से भी सोनम को गहने मिले। वो सारे गहने उसने अपने पास ही रखे थे। शादी की सभी रस्मों के बाद विदा होकर वो ससुराल आ गई। आज दोनों की सुहागरात थी। लेकिन राजा, हम लोग सुहागरात सीधा अपने हनीमून पर मनाएंगे, यहाँ नहीं। ठीक है, मैं अपने मैनेजर को फोन कर देता हूँ। अगर टिकट जल्दी ही मिल जाती है तो फिर चलते हैं हनीमून मनाने। वैसे चलना कहाँ है? आप टेंशन मत लीजिए, मैंने हम दोनों का टिकट करा लिया है। मेघालय चलेंगे हम लोग। यहाँ बहुत गर्मी है, चेरापूंजी में बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश में हनीमून का मजा ही आ जाएगा। क्या बात है सोनम, तुम तो मुझसे भी 10 कदम आगे निकली। अरे आजकल की लड़कियों को तुम जानते नहीं हो। हनीमून पर चलो, तुम्हारी आत्मा तक मुझे पहचान जाएगी। कितनी गहरी बात कर दी तुमने सोनम। चलो अब सो जाते हैं, कल निकलते हैं। अगली सुबह उठते ही सोनम ने पैकिंग करनी शुरू कर दी। उसने सारे गहने रख लिए। इतने सारे गहनों की क्या जरूरत है वहाँ हनीमून पर? दुल्हन के लिबास में चेरापूंजी की पहाड़ियों पर खड़ी होकर तुम्हारे साथ सेल्फी लेना चाहती हूँ, और वो भी अलग अलग गहने पहनकर। सारी तैयारियां होने के बाद दोनों हनीमून के लिए निकलने लगे। राजा की माँ और बहन ने उन्हें बधाइयां दी। ऑल द बेस्ट भैया, खुशखबरी लेकर ही लौटना। माँ, लगता है अब बहन की भी शादी करानी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से निकलो वरना फ्लाइट छूट जाएगी। बहू, राजा का ख्याल रखना। अरे सासू माँ, उसकी फिक्र तो आप कीजिए ही मत। खैर, राजा और सोनम शाम तक मेघालय पहुंच गए। वहां का मौसम बहुत सुहाना था। दोनों उस वक्त होटल में थे। राजा, कल सुबह ही हम लोग पहाड़ियां घूमने निकलेंगे, वहीं पर मैं तुम्हारे साथ सेल्फी लूंगी। अरे ले लेना सेल्फी, तुम तो सेल्फी के पीछे ही पड़ गई हो। खैर, रात में जब राजा सो गया तब सोनम बालकनी में आई और किसी को फोन करने लगी। फोन पर बात करने के बाद वो आकर सो गई। अगली सुबह दोनों चेरापूंजी की पहाड़ियों पर खड़े हो गए। सोनम दुल्हन के लिबास में थी। नीचे बहुत गहरी खाई थी। चलो राजा, अब हम यहीं पर सेल्फी लेते हैं। हाँ, लेकिन नीचे संभल के। हाँ, बहुत गहरी खाई है। जैसे ही सोनम सेल्फी लेने को हुई, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और उसका मोबाइल भीगने लगा। वहाँ चारों तरफ बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मोबाइल अंदर रख लो, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ खतरा हो सकता है। सेल्फी होटल में ले लेना। उसी वक्त दोनों होटल वापस आ गए, लेकिन सोनम का मूड खराब हो गया। हम लोग यहाँ कमरे में सेल्फी नहीं लेंगे। सेल्फी तो मैं उसी जगह पहाड़ियों के पास लूंगी। इससे पहले कि राजा कुछ बोल पाता, उसके पास उसके मैनेजर का फोन आ गया। उसने फोन रिसीव किया। सर, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस डील के लिए हमने सालों मेहनत की, वो डील लगभग पक्की हो चुकी है। 25 मई को मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है। क्या खबर सुनाई है मैनेजर साहब? मेरी माँ और बहन ने शायद सही कहा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू सो मच मैनेजर साहब, मैं कल आ जाऊंगा 24 को। इतना बोलकर राजा ने फोन रख दिया, लेकिन सोनम ये सब सुनकर हैरान हो गई। ये क्या बोल रहे हैं आप? आज 22 मई है, कल 23 और परसों 24 को हम यहाँ से निकल लेंगे। अरे सोनम, वो मीटिंग अटेंड करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक बार वो डील मिल गई ना, तो हम लोग फिर विदेश चलेंगे हनीमून मनाने। चलो अभी खाना खाने नीचे चलते हैं, फिर सो जाते हैं। खाना पीना खाकर राजा तो सो गया, लेकिन सोनम की नींद गायब थी। अगली सुबह होते ही उसने खिड़की से देखा, बारिश नहीं हो रही थी। राजा, कल तो हम लोग निकल ही लेंगे, चलो आज चलते हैं ना पहाड़ी पर सेल्फी लेने। लेकिन 24 मई को उस खाई में पुलिस को राजा की डेड बॉडी मिली। उसके सर से खून निकल रहा था। लगता है किसी ने जानबूझकर इसे खाई में धक्का दिया है, और धक्का देने से पहले इसके सर पर किसी हथियार से वार भी किया है। इसके आईडी चेक करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो।
पुलिस राजा की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। फिर पुलिस ने राजा का फोन ट्रेस किया तो उसने 23 तारीख को अपने मैनेजर से और अपनी माँ से भी बात की थी। माँ, आप लोगों ने सही कहा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी जिंदगी बदल गई माँ। मैं कल घर आ रहा हूँ और परसों मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। मैं और सोनम अपना हनीमून कैंसिल करके वापस आ रहे हैं। ठीक है बेटा, हम दोनों तेरा इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब ये सोनम नाम की लड़की के साथ हनीमून मनाने आया था। इसके फोन से उसका नंबर पता करो और फिर उस नंबर को भी ट्रेस करो। ठीक है सर। धीरे धीरे ये खबर मीडिया में फैल गई। चेरापूंजी की खाई में राजा नाम के एक लड़के की डेड बॉडी मिली है। पता चला है कि यह हनीमून मनाने आया था। अभी तक लड़की का पता नहीं चला है। माँ, ये सब क्या हो गया? भैया और भाभी तो कितने खुश थे। अभी तक इन मीडिया वालों को सोनम नहीं मिली कहीं। हे भगवान, तूने क्या कर डाला? अगर पता होता तो मैं अपने बेटे को हनीमून मनाने जाने ही नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ सोनम किसी जगह पर छिपी हुई थी। पहले तो उसने सोचा इंदौर लौट जाऊं, लेकिन उसने न्यूज पर खबर देख ली थी तो डर गई। खैर, कई दिनों तक छानबीन चली और पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला है कि तुम तीनों की अक्सर सोनम से बातचीत होती रहती थी। आजकल एआई का जमाना है, कुछ भी छुपा नहीं सकते। सच सच बताओ तो हो सकता है कि सजा कम हो जाए, वरना इतनी बुरी सजा दूंगा कि झेल नहीं पाओगे तुम तीनों। सर, हम तीनों तो सिर्फ मोहरे हैं। राजा का कत्ल तो सोनम ने अपने प्रेमी राजा के साथ मिलकर करवाया है। हम तीनों से। क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हम तीनों ने राजा रघुवंशी के सर पर एक हथियार से वार किया और वो नीचे खाई में गिर गया। खैर, पुलिस ने और जांच पड़ताल की। उसके बाद सोनम और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सारी बात मीडिया में फैल गई। सोनम का भाई गोविंद भी पुलिस स्टेशन आ गया। सोनम और राज, सारा सच उगल दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम दोनों के साथ। सर, मैं राज से प्यार करती थी, लेकिन मेरे माँ बाप और भैया ने राजा से मेरी शादी तय कर दी थी। पहले हम तीनों ने साथ मिलकर सेल्फी मर्डर प्लान किया था। सोचा था सेल्फी लेते वक्त ये तीनों आएंगे और पीछे से राजा को धक्का दे देंगे। प्लान 22 मई का था, लेकिन उसी वक्त अचानक बारिश होने लगी और प्लान कैंसिल हो गया। तभी राजा को अचानक वापस लौटना था, इसलिए 23 तारीख को राजा को मारना बहुत जरूरी था। तुझे तो अपनी बहन कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। ऐसा कुछ था तो बताना चाहिए था ना। बेचारी एक माँ से उसका बेटा और बहन से उसका भाई छीन लिया तुमने। 1 मिनट मिस्टर गोविंद। हाँ तो सोनम, आगे क्या हुआ? जब 22 का प्लान ए कैंसिल हो गया तो हमने 23 मई का प्लान बी बनाया। मैंने सोचा अगर सिर्फ धक्का देने से राजा नीचे गिर गया और किसी तरह वो बच गया तो मैं फंस सकती हूँ, इसलिए इन तीनों ने राजा के सर पर कुल्हाड़ी मार दी और वो नीचे गिर गया। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी स्कूटी वहीं पर जला दूं ताकि लोग मुझे भी मरा हुआ समझ लें, पर वहाँ बहुत भीड़ लगने लगी थी, इसलिए मैं ये कर नहीं पाई। पहले सोचा था इसे एक घटना बनाकर पेश कर दूंगी और राजा की विधवा बनकर वापस ससुराल लौट जाऊंगी। फिर जवान बहू को विधवा देखकर मेरे सास ससुर राज से मेरी शादी करवा देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले मीडिया में सारी सच्चाई सामने आ गई। गोविंद ने अपनी बहन को एक जोरदार तमाचा मारा और पुलिस वालों से कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन 5 को कड़ी से कड़ी सजा देना। राजा की लाश मैं उसके घर पहुंचा देता हूँ। अब सोनम के भाई गोविंद के दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। वो किसी तरह राजा की लाश लेकर उसके घर पहुंचा। माँ जी, बहन, मुझे पता है मैं एक कातिल का भाई हूँ। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। आज से मैं आपका बेटा हूँ और तुम मेरी बहन।